साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। सभी देशवासियों को, बहुजनों को, खास तौर से महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके जन्मदिन पर। और जो उन्होंने काम किया देश के लिए, शायद भारत की ऐसी वो पहली महिला है जिन्होंने एक अजूबा काम किया जो कि उस टाइम पॉसिबल ही नहीं था, और वो भी किसी महिला के लिए करना। तो बहुत ही ऐतिहासिक हिस्ट्री है उनकी, जो मैं आपको बताऊंगा। अभी उनके ऐतिहासिक कामों को बताऊंगा और फूले दंपत्ति के कामों पर भी प्रकाश डालूंगा इस एपिसोड में। तो साथियों, दंपत्ति फैमिली के ऐतिहासिक क्षण जो हैं जीवन के, वो मैं बाद में प्रकाश डालूंगा, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है आज। तो पहले उनकी हिस्ट्री आपको बताते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 और परिनिर्वाण 1897। भारत की पहली महिला टीचर, एक जानी मानी समाज सुधारक और एक कवि थीं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा में क्रांति ला दी और 19वीं सदी के महाराष्ट्र में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला, पुरुष प्रधान व्यवस्था को चुनौती दी, जो आज भी पुरुष प्रधान व्यवस्था इस देश में आप देख रहे हैं। विधवाओं को दोबारा शादी को बढ़ावा दिया और सत्य शोधक समाज का नेतृत्व किया। आखिर में बीमारों की सेवा करते हुए प्लेग से उनकी मौत हो गई थी। शुरुआती जीवन और शिक्षा पर आते हैं। जन्म 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के नाय गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। शादी 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले से शादी हो गई। उन्होंने पढ़ने लिखने शिक्षा देकर सीखने के लिए हिम्मत दी। टीचर ट्रेनिंग 1847 तक टीचर बनने की योग्यता हासिल कर ली। पुणे और अहमदनगर के मिशनरी स्कूलों में ट्रेनिंग ली। एजुकेशनल और सोशल सुधार ज्योतिराव के साथ। पहला गर्ल्स स्कूल 1848 में पुणे के भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला, जिसमें उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें फिजिकल एब्यूज भी शामिल था। फिजिकल एब्यूज आप समझ रहे हैं, लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। दृष्टि आईएएस नोट करती है कि कई स्कूल लड़कियों, दलितों और वर्किंग क्लास के लिए 18 से ज़्यादा स्कूल खोले, जिसमें एक बड़े करिकुलम पर फोकस किया गया। जाति को चुनौती दी, अछूतों के लिए अपना कुआं खोला और ब्राह्मणवादी पार्टियों को चुनौती दी। विधवा वेलफेयर, महिला सेवा मंडल शुरू किया और विधवाओं और छोड़े गए बच्चों के लिए फूडलिंग होम बनाया। बाजीराव और रवि नोट करते हैं। लिटरेरी और मूवमेंट लीडरशिप, पोएट्री 1854 में अपना पहला कलेक्शन काव्य फूले पब्लिश किया और एक पायनियरिंग मराठी पोइट्स बन गए। एनसीआर नोट करती है। सत्य शोधक समाज, इस समाज में एक्टिव दबे कुचले समुदायों की वकालत की। ज्योतिराव के बाद इंस्टाग्राम यूजर का कहना है कि उन्होंने 1890 में अपने पति की मौत के बाद समाज को लीड किया और परंपरा को तोड़ते हुए उनकी चिंता को आग लगाई। आखिरी दिन, आज भी आप देखते होंगे कि महिलाएं, अगर कोई घर में मौत हो जाए तो महिलाएं आज भी उसको चिता को आग नहीं दे सकती हैं। प्लेग रिलीफ, 1897 की महामारी के दौरान पुणे में प्लेग के मरीजों की देखभाल की। मौत, फेसबुक परिनिर्वाण, फेसबुक यूजर्स का कहना है कि 10 मार्च 1897 को एक मरीज की देखभाल करते समय प्लेग से उनकी मौत हो गई। यानी देखिए, आखिरी मौत तक भी वो समाज के लिए काम कर रही थी। दृष्टि आईएएस का कहना है कि उन्हें भारतीय फेमिनिज्म और महिला सशक्तिकरण में एक अहम हस्ती माना जाता है, जिन्होंने शिक्षा और समानता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया।
साथियों, मैं एक फूले दंपत्ति की, एक तो मैं उनका, अगर क्योंकि ये कास्ट के बिना हमारे यहाँ देश का कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं उनके अगर जाति की बात करूं तो जो सैनी समाज है, माली जाति से ये दंपत्ति, फूले दंपत्ति आते थे। लेकिन जब मैं एक दो बार मैं माली सैनी समाज की मीटिंगों में गया, जो इसी दौरान ज्योतिबा फूले के टाइम पर जन्मदिन पर की गई एक बार, तो जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही दुख भरी है और जब सुनते हैं तो बहुत ही दर्द होता है। तो यहाँ हमें बुद्ध के समानता जैसी ज्योतिबा फूले की कहानी दिखती है। लेकिन जब हम सैनी समाज की मीटिंग में जाते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो उनके इतिहास को वो उस समाज के लोग ही नहीं जानते। ये बहुत ही दुखद है। मैं समझता हूँ कि सैनी नहीं, पूरे देश के हर महिला को और हर बहुजनों को, और इवन देन की जो जनरल कम्युनिटी की महिलाएं जो कहीं आज भी कहीं ना कहीं मनुस्मृति को ढो रही हैं पुरुष प्रधान देश की वजह से, उनको भी पढ़ना चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए और समाज के लिए उन्हीं की तरह काम करना चाहिए। तो आते हैं उनकी कहानी पर। उनसे ब्राह्मणवादी उनके कामों से मनुवादी, जातिवादी, आतंकी इतने घबरा गए थे कि कुछ ब्राह्मणवादी संगठनों ने, कुछ ब्राह्मणवादी लोगों ने मिलकर उनके मारने का, दोनों को मारने का ठेका दे दिया था। और वो भी उस टाइम दोनों को मारने के लिए 2 लोगों को हायर किया गया और दोनों ही ब्राह्मणवादी समाज से थे, मनुवादी समाज से थे। 1,000 रुपये तय किया। उस जमाने में 1,000 रुपये मारने का तय किया गया। तो आप सोचिए उस जमाने के 1,000 की आज की वैल्यू क्या होगी, कितना बड़ा फंडिंग उनको मारने के लिए किया गया। लेकिन जब वो उनके मारने के लिए वो दोनों लोग पहुंचे फरसा लेकर के, क्योंकि उस टाइम उनके पास साधन गोली का नहीं होता था, अंग्रेजों के ज़माने की बात है। तो जैसे ही, क्योंकि वो फूले दंपत्ति जब सो रहे थे, जब उनके घर वो पहुंचे मारने के लिए, झोंपड़ी नुमा घर था, तो जब वो सो रहे थे वहां घर के आवाज़, जब उनके पैरों की जो खटखटाहट है, आवाज़ है, रात में तो जरा सी भी अब आवाज़ करोगे तो खन खन आपको तुरंत सुनाई देगी, अगर आप गहरी नींद में नहीं सो रहे हैं तो उनके जैसा व्यक्ति और समाज के लिए जिसकी पीड़ा हो, वो गहरी नींद कभी सोता भी नहीं है। तो जब उनको उसके पैरों की आवाज़ आई तो उन्होंने पूछा, भाई कौन है? तो सामने से आवाज़ दी कि भाई हम तुम्हें मारने आए हैं। सीधा बोला मारने वाले ने। तो फूले जी ने कहा, भाई कि मुझे क्यों मारना चाहते हो, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? तो उन दोनों ने आवाज़ लगा के बोला कि हमें आपको मारने का एक बड़ा पैसा हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ ज्योतिबा फूले का जवाब सुनिए उन दोनों आतंकियों को कि भाई अगर मेरे और हमें दोनों को मारने से अगर तुमको पैसा मिलता है, तुम्हारा भला होता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मार दीजिए। तो ये इस तरह है जिस तरह से आप तथागत बुद्ध की कहानियों में सुनते हैं कि हंस को बचाना, राजा जो शिकार करता है, या ऐसी कई कहानियां बुद्ध से मिलती हैं। तो जब मैं उनको पढ़ता हूं और बुद्ध को पढ़ता हूं तो बुद्ध के समकालीन हमें ज्योतिबा फूले भी नजर आते हैं। उनकी इस बात से इतना प्रभावित हुए कि जो मारने आए थे दोनों व्यक्ति, कि हम तो मारने आए और सामने वाला आदमी कह रहा है कि मुझे मार दो, अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे मारने से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो भाई उसका फायदा तुम उठाना। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम तो किया नहीं जिन्हें, भाई मैं तो गरीब लोगों की सेवा करता हूँ, गरीब लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, महिलाओं को। तो वो दोनों उनकी बात से कि इतने के बावजूद भी ज्योतिबा फूले चाहते तो उनके घर में से कोई लकड़ी डंडा लेकर के वो भी उस पर हमला कर सकते थे या उनके साथ फाइट कर सकते थे। तो उन्होंने फाइट नहीं की, उन्होंने हथियार नहीं उठाए। अपनी जो उनकी पढ़ाई, जो कलम की वाणी थी, जो ज्ञान था, उससे इतना उनको प्रभावित किया कि उसके बाद वो दोनों के दोनों ही लोग
खुद एक तो ज्योतिबा दंपत्ति की लाश तक सॉरी लाश तक उनकी सुरक्षा में तैनात रहा, उनकी सुरक्षा करता रहा जहां भी वो जाते थे, क्योंकि उन पर अटैक करते थे ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग। और एक आदमी उनका एक पीए टाइप उनका असिस्टेंट बन करके उनके बाकी सारे कामों को मैं उनको मदद करने लगा। तो शायद ऐसी कहानियों को पढ़ करके मैं यहाँ आज ये काम कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि समाज का सहयोग नहीं है। क्या हमारे समाज में इतने लोग पढ़ लिखने के बाद भी समाज के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है? यहाँ दुख होता है। ना कोई आर्थिक सहयोग कर रहा है, ना कोई फिजिकल सहयोग कर रहा है। एक कहावत है ना, तन मन धन की। और सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि ये समाज तन मन धन से, जैसे ही आप राजनीति का नाम लेंगे, संगठन बनाने का नाम लेंगे, तुरंत आपको ये तीनों तन मन धन का सहयोग करने लगेगा। तो उस सहयोग के पीछे जो कहानी है वो अपना फ्यूचर देखता है, भविष्य देखता है कि राजनीति में जाकर नेता बनूंगा मैं कल भी, इसलिए वहां पर वो आर्थिक तन मन धन का सहयोग करता है। डायरेक्ट समाज को सहयोग जो आदमी कर रहा है उनके लिए क्यों नहीं भाई? एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप संगठन बना करके ही समाज का काम करेंगे। और संगठन और राजनीतिक जितनी बहुजन समाज की पार्टियां आज काम कर रही हैं वंचित के नाम पर, उनका काम और उनका रिजल्ट आप खुद तय कीजिए ना भाई। अगर ऐसा होता, बाबा साहब ने इतनी बड़ी ताकत संविधान आपको दे गए, काशीराम साहब ने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, तो फिर आज भी आपकी बहन बेटियों के रेप क्यों हैं? आज भी आपके ऊपर जातिवादी अत्याचार क्यों हैं? ये आपको सोचना चाहिए कि आप जो तन मन धन का सहयोग कर रहे हैं, क्या उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको तय करना है। तो साथियों, क्योंकि आज जन्मदिन था माता सावित्रीबाई फुले जी का, राष्ट्रमाता हमारी, तो इसलिए जरूरी लगा कि आज आपको इस पर एक एपिसोड हम जितना हमारे पास उनके जीवन की घटना, जो एक बहुत बड़ी अहम घटना जो मैंने बताई आपको, आप भी उससे सीख लें। और सावित्रीबाई फुले जी ने जो झेला है, और नहीं जानते तो आप सब लोग जानते हैं कि जब वो उनके जीवन की घटना का बड़ा जिक्र अब तो लोग जानने लगे कि जब वो पढ़ाने जाती थी लड़कियों को, तो वही ब्राह्मणवादी मनुवासी जातिवादी कुत्ते आतंकी उनके ऊपर गोबर तक फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे। उसके लिए एक साड़ी वो अपने बैग में रख करके और एक साड़ी बांध के जाती थी। और बच्चियों को ये मैसेज ना जाए गंदे कपड़े बैठकर पढ़ा रही हैं, तो जिस जगह वो पढ़ाती थी, स्कूल में या जहाँ बच्चों को इकट्ठा करके छोटे घर में पढ़ाती थी, वहाँ जाके उस साड़ी को बदलती थी और वहाँ से चलने से पहले फिर उस साड़ी को बदलती थी कीचड़ वाली को। तो क्या आज कोई ये सहन कर सकती है महिला समाज के लिए? नहीं। आज भी यही हालत, रूप बदल गया है। आज आपको पुलिस में जेल में डाला जाएगा, पुलिस के द्वारा आपके ऊपर फर्जी एफआईआर होंगी। बात तो वही होगी ना कि उस टाइम कीचड़ से अटैक होता था। आज यहाँ की मनुवादी ये संघी सरकारें और ये जो हिंदू मानसिकता की जो ब्राह्मणवादी सरकारें, जातिवादी आतंकी सरकारें आपको आज फर्जी केसों में फंसाकर जेल भेजती हैं। फर्क इतना है कि उस टाइम कीचड़ फेंकी जाती थी और आज आपको फर्जी केसों में जेल भेजा जाता है सोशल एक्टिविस्टों को, सामाजिक जो काम कर रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि आपको हार नहीं माननी चाहिए। अपने समाज के लिए जी जान से उसको जागरूक करने के लिए, उसकी पढ़ाई पर और खास तौर से संविधान को पढ़ने की पढ़ाई पर, शिक्षा पर, अपने महापुरुषों को पढ़ने पर। एक होती है एजुकेशन जो आप अपने फ्यूचर के लिए पढ़ते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको उसके साथ साथ मैं समझता हूँ अपने महापुरुषों को जो पढ़ाई करना भी जरूरी है। वो भी एक जो बाबा साहब का सिद्धांत है, शिक्षा में ही आता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये कोट तो बड़ा नेता सुनाते हैं, हर मंच पर सुनाते हैं, लेकिन जब उसके खुद के जीवन में जाओगे तब उससे पूछोगे भाई कितना शिक्षा लिया, कितना संगठित होकर के तुम समाज के लिए काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। वो संघर्ष की परिभाषा अपनी बताने में सब इतने चालाक हो चुके हैं। और सही है, प्रैक्टिकल माने में देखो तो आपको
संघर्ष नहीं नजर आएगा, उसमें कहीं ना कहीं उनको फ्यूचर और बेईमानी भी छुपी दिखती है, जिससे मैं समझता हूँ कि जिसको समाज का काम करना है उन चीज़ों से बच करके ही आगे समाज के लिए काम करें, आगे आए। और साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दें, ताकि आपको जब भी हमारा नया एपिसोड हो नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है। अब इस तरह की वीडियो बनाने पे एक बड़ा खर्चा भी होता है, हो सके तो या जितना भी हो पाए एक समय आर्थिक सहयोग भी करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद साथ। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।